So welcome back guys. Today we are going to start the very first topic of the strength of material, that is loads and its effects. So we are going to start with loads and its effects. और अगर हम बात लोड की करते हैं तो जनरली जब भी मैं लोड के बारे में बात करता हूँ तो जनरली स्टूडेंट्स के माइंड में आता है कि सर फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, बट माय डियर इट इज नॉट एज सिंपल एज दैट. लोड का मतलब सिर्फ फोर्स नहीं होता. माय डियर विद रेफरेंस टू मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी अगर हम बात करें या विद रेफरेंस टू सिविल इंजीनियरिंग भी बात करें या विद रेफरेंस टू मैकेनिकल एंड सिविल भी बात करें तो भी अगर हम बात करें तो लोड इज नॉट ओनली द फोर्स. जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपने देखा होगा जैसे कई बार ट्रांसफॉर्मर्स फेल हो जाता है, बोलते हैं लोड बढ़ गया था इसलिए ट्रांसफॉर्मर फेल हो गया. इट डजंट मीन कि किसी ने ट्रांसफॉर्मर पे जाके फोर्स लगा दिया जिसके कारण ट्रांसफॉर्मर फेल हुआ है. नहीं, कई बार आपने सुना होगा लोग बोलते हैं यार बहुत लोड है इसलिए आगे कुछ करने का मन नहीं करता. लोड का मतलब ये नहीं है कि उनको बिठा करके किसी ने कुछ 100 kg का वेट रख दिया, नहीं. सो माय डियर, लोड एक जनरल वर्ड है जो किसी भी चीज के लिए यूज किया जा सकता है, वेदर इट मे बी इलेक्ट्रिकल, इट मे बी मेंटल, इट मे बी फिजिकल. बट माय डियर, जब हम मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग के रेफरेंस में बात कर रहे हैं तो भी जो लोड है वो सिर्फ फोर्स नहीं होता, फोर्स और एक कपल होता है. सो विद रेफरेंस टू आवर इंजीनियरिंग एप्लीकेशन जो हम देख रहे हैं उसके लिए लोड को हम फोर्स या कपल डिफाइन करते हैं. सो माय डियर, लोड इज अ फोर्स और ए कपल. अब माय डियर, अगर हम लोड की बात करें और लोड से क्लासिफिकेशन की बात करें तो लोड्स को 3 तरह से क्लासिफिकेशन किया जाता है. मैं एक एक करके सारे क्लासिफिकेशंस आपके सामने रखने जा रहा हूं. सो माय डियर, लोड का जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन होता है वो होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ. सो माय डियर, ऐसे लोड जो टाइम के साथ चेंज नहीं होते ऐसा बोला जाता है उनको स्टैटिक लोड, और जो टाइम के साथ वेरिएशन शो करेंगे उनको बोला जाता है डायनामिक लोड्स. एंड माय डियर, स्टैटिक लोड्स को फर्दर 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया जाता है, जिनमें से सबसे पहले लोड्स को बोला जाता है डेड लोड्स, एंड माय डियर दूसरे वाले लोड्स को बोला जाता है ग्रेजुअली अप्लाइड लोड्स. इट इज ग्रेजुअली अप्लाइड loads, and my dear, in short form they are known as GALs. And at the same time dynamic loads are further classified into 2 parts, my dear. The very first part is impact loading and the second part is fatigue loading. And my dear, this fatigue load is also classified into the 4 types, from which the number one is completely reverse loading. It is completely reverse loading. Second is repeated loading. Third is fluctuating loading. And fourth is alternating loading. So my dear, with this is a classification, किस तरीके से हम क्लासिफाई करते हैं. और अब एक एक करके सारे क्लासिफिकेशंस के मैं मतलब बता रहा हूँ कि क्या होते हैं और क्यों इसको ऐसे नाम दिया गया है. सबसे पहले डेड लोड की बात करते हैं माय डियर, विद एग्जांपल्स बात करेंगे. तो फोर्स वर्सेस टाइम की बात हो रही है. डेड लोड के लिए फोर्स वर्सेस टाइम का कुछ ऐसे आते हैं, एंड माय डियर लंबे समय तक सेम रहते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप कंसीडर करना चाहते हैं कोई एग्जांपल अगर आप मुझसे पूछे तो माय डियर, जैसे आप जानते हैं जब गाड़ी बनती है, तो गाड़ी में जब जो चेसिस रखी जाती है, एक्सल के ऊपर सारा लोड आता है, तो जिस दिन गाड़ी के सारे कंपोनेंट्स लगते हैं, इंजन से लेकर के स्टीयरिंग व्हील से लेकर सब कुछ, तो उन सारे कंपोनेंट्स का वेट जिस दिन आ जाता है आपके एक्सल के ऊपर, वो उस दिन से लेकर जब तक गाड़ी रहती है तब तक वो वेट बना रहता है. ऐसे लोड्स को ही डेड लोड्स कहा जाता है. फॉर एग्जांपल, जैसे बीम है जहां पे मान लो अभी हम खड़े हैं, अभी हम बैठे हुए हैं, तो वो बीम जो है, उस बीम पे माय डियर जो भी सामान रखा है, उस सामान का पूरा जो वेट है, फर्स्ट जैसे मान लो क्लासरूम है तो क्लासरूम में कुछ चेयर्स, बोर्ड, वो सब रखा होगा, तो जिस दिन वो क्लासरूम बनी होगी उस दिन से लेकर जब तक वो क्लासरूम रहेगी पूरा चेयर्स वेट्स का वेट रहेगा. हमारा वेट कभी हटेगा, कभी जाएगा, कभी आएगा. जब हम बैठेंगे क्लास में ऐड हो जाएगा, जब हम जाएंगे चला जाएगा. बट माय डियर, इसी तरह गाड़ी में जब हम बैठेंगे हमारा वेट ऐड होगा, जब हम हटेंगे हमारा सब्ट्रैक्ट, बट बाकी कंपोनेंट्स का वेट हमेशा बना रहेगा. दैट इज कंसीडर्ड टू बी अ डेड लोड. या डेड लोड की अगर हम बात कर रहे हैं, सेकंड इज ग्रेजुअली अप्लाइड लोड. ग्रेजुअली अप्लाइड लोड की अगर हम बात करें, वहां पर फोर्स वर्सेस टाइम का कुछ ऐसा होता है कि पहले फोर्स 0 से मैक्सिमम को अचीव करता है कुछ समय के अंदर, और फिर माय डियर वो कांस्टेंट हो जाता है. और जो 0 से मैक्सिमम का अचीवमेंट होता है माय डियर, दिस अचीवमेंट फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम, दिस इज अंडर सम टाइम, लेट अस से T1. So T1 is a time required to become maximum. इस तरह की लोडिंग को ग्रेजुअली अप्लाइड लोडिंग बोलते हैं. इसके बाद माय डियर, इंपैक्ट लोडिंग की बात करें तो इंपैक्ट लोडिंग में फोर्स वर्सेस टाइम का कुछ ऐसा होता है, 0 से मैक्सिमम होगा और फिर कांस्टेंट. अब आप सोच रहे होंगे सर इन दोनों में कुछ डिफरेंस है, तो मैं बोलूंगा बिल्कुल है, आपको देख के समझ में आना चाहिए.
तो कुछ लोगों को देख के लगेगा कि हाँ सर बात सही कह रहे हो आप, जो ये ग्रेजुअली अप्लाइड लोड है इसके अंदर जो फोर्स है 0 से मैक्सिमम होने में काफी समय ले रहा है और यहाँ कम समय ले रहा है। तो माय डियर व्हाट आई विल से इज कम ज्यादा आर रिलेटिव टर्म्स, किसी के लिए जो कम है वो दूसरे के लिए ज्यादा हो सकता है। तो कभी भी ऐसी जब चीजें आती है तो हम कम ज्यादा में डिफाइन नहीं करते, जैसे थिन सिलेंडर एंड थिक सिलेंडर। थिन का मतलब बोल सकते हैं सर जिसकी थिकनेस कम हो, बट कम कितनी, क्योंकि माय डियर कम ज्यादा आर रिलेटिव टर्म्स। जैसे मैंने कहा कि हम जिस एरिया में रहते हैं मान लेते हैं वो एवरेज हाइट 5.5 फुट की है और हमारे बीच में कोई 6 फीट का इंसान आ गया तो हमें लगा कि भाई ये तो हाइट में बहुत बड़ा है, पर हो सकता है वो अपने लोकेलिटी का सबसे छोटा हाइट वाला पर्सन हो या सीट में भी। सो माय डियर ये रिलेटिव वर्ड्स होते हैं, इसलिए कभी भी क्राइटेरिया सेट किए, जैसे थिन सिलेंडर के लिए क्राइटेरिया है अगर डायमीटर टू द थिकनेस रेशियो मोर देन इक्वल टू 20 होगा तो उसको थिन सिलेंडर बोलेंगे, लेस देन इक्वल टू 15 होगा तो थिक सिलेंडर बोलेंगे। तो इसी तरह कब किसी लोडिंग को ग्रेजुअली अप्लाइड बोला जाएगा और कब इंपैक्ट, इसके लिए भी माय डियर क्राइटेरिया है। एंड दैट क्राइटेरिया इज समथिंग लाइक दैट कि टाइम रिक्वायर्ड टू बिकम मैक्सिमम अगर लेस देन t/2 है तो ऐसी लोडिंग को माय डियर फिर हम इंपैक्ट लोडिंग बोलते हैं, और अगर टाइम रिक्वायर्ड इज मोर देन 2t है, अब कुछ जगह पे 3t में रहता है तो उसको हम ग्रेजुअली अप्लाइड लोडिंग बोलते हैं। अब यहाँ पर ये बड़े वाला t क्या है, इसको बोलते हैं माय डियर टाइम पीरियड ऑफ फोनोनिकल वाइब्रेशंस। दिस इज नोन एज टाइम पीरियड ऑफ फोनोनिकल वाइब्रेशन। व्हाट आर फोनोनिकल वाइब्रेशन माय डियर, आप जानते हैं कि कोई भी चीज बॉडी एटम मॉलिक्यूल से मिलके बनी हुई है और एटम्स और मॉलिक्यूल्स माय डियर रूम टेम्परेचर पे रेस्ट पर नहीं होते, दे मूव्स लाइक दिस, वो हमेशा वाइब्रेट करते रहते हैं अपनी पोजीशन पर, और उसी वाइब्रेशन की जो टाइम पीरियड है उसको हम बोलते हैं फोनोनिकल वाइब्रेशन का टाइम पीरियड। सो माय डियर दीज आर द क्राइटेरिया ऑन व्हिच यू कैन डिसाइड वेदर द लोडिंग इज ग्रेजुअली अप्लाइड और द लोडिंग इज इंपैक्ट। सो माय डियर इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं। अब अगर हम इसके बाद बात करें नेक्स्ट इज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द फटीग लोडिंग, तो माय डियर फटीग में सबसे पहले कंप्लीटली रिवर्स लोडिंग है। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कंप्लीटली रिवर्स लोडिंग, तो कंप्लीटली रिवर्स लोडिंग के लिए इस तरीके से कहा जाता है, जैसे मैंने आपसे कहा फोर्स वर्सेस टाइम कर्व बना रहे हैं, अगर इस तरीके की लोडिंग, इस तरीके की लोडिंग की खास बात यह है कि जो मैक्सिमम वैल्यू लेटर से +5 है, मिनिमम वैल्यू -5 है। मतलब अगर मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू का मैग्नीट्यूड मिनिमम फोर्स की वैल्यू के मैग्नीट्यूड के बराबर हो तो ऐसी लोडिंग को माय डियर हम कहते हैं कंप्लीटली रिवर्स लोडिंग। सो कंप्लीटली रिवर्स लोडिंग में मैक्सिमम और मिनिमम का मैग्नीट्यूड जो होता है वो सेम होता है, तो इस लोडिंग को हम बोलते हैं कंप्लीटली रिवर्स लोडिंग। सेकंड इज रिपीटेड। अब माय डियर कंप्लीटली रिवर्स का मतलब अगर आज +5 तो कल -5, मतलब जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव मैक्सिमम। रिपीटेड माय डियर रिपीटेड का मतलब होता है एक नई शुरुआत। अब आप जानते हैं जब भी हम एक नई शुरुआत करते हैं हम जीरो से करते हैं। इसका एग्जांपल सबसे प्यारा यही है कि हम जब पढ़ने बैठते हैं, जब इंजीनियरिंग में आते हैं तो शुरू में बहुत जोश होता है पढ़ने का, एक सेमेस्टर के अंदर जोश हो जाता है ठंडा, फिर हम पढ़ाई लिखाई से एकदम हाथ जोड़ लेते हैं कि नहीं पढ़ना, बहुत कम पढ़ते हैं पेपर के दिनों में सिर्फ। पर कभी कभी जब घर से फोन आता है, याद दिलाया जाता है कि बेटा पढ़ाई सही चल रही है कि नहीं, तो अचानक हमें याद आता है कि हम पढ़ने आए थे, और अचानक एक दिन हम सीरियस हो जाते हैं, और जब हम सीरियस हो जाते हैं हम किताब उठाते हैं कोई भी सब्जेक्ट और हम इंट्रोडक्शन से पढ़ना शुरू करते हैं, जबकि हमें पता होता है इंट्रोडक्शन से कुछ नहीं आ रहा, बट वी स्टार्ट ऑलवेज फ्रॉम द जीरो, फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट। एंड माय डियर कुछ देर पढ़ते हैं, फिर लगता है कि नहीं चलो कल से पढ़ेंगे, एंड वी क्लोज द बुक एंड वी कीप इट असाइड। तो माय डियर इस तरीके से फिर अगली बार जब पढ़ेंगे तो भी इंट्रोडक्शन से, तो जनरली हम हमारी आदत हुई शुरुआत हमेशा जीरो से हो। तो अगर हम रिपीटेड की बात करें तो रिपीटेड लोडिंग के लिए मैं ये कहना चाहूंगा माय डियर कि अगर मिनिमम वैल्यू जो है वो जीरो हो, अगर मिनिमम वैल्यू जो है वो जीरो हो तो ऐसी लोडिंग को हम फिर रिपीटेड लोडिंग बोलते हैं। दिस इज कंप्लीटली रिवर्स लोडिंग, दिस इज रिपीटेड लोडिंग। नेक्स्ट इज फ्लक्चुएटिंग। फ्लक्चुएटिंग का तो सीधा सा मतलब है कि यूनिडायरेक्शन चेंजेस होंगे। जैसे अगर आप इसको समझना चाहते हो तो मैंने कहा ये +5 ये +2, क्यों उसका मतलब समझें। जैसे आपने देखा होगा घर पे कभी कभी वोल्टेज फ्लक्चुएट करती है तो आप बोलते हैं वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रही है, तो आपने देखा होगा जो बल्ब या ट्यूब होता है वो कभी कम रोशनी देगा कभी ज्यादा, पर देगा रोशनी, ऐसा नहीं कभी रोशनी दे रहा कभी अंधेरा फेंकने लगे, नहीं देगा रोशनी, क्योंकि माय डियर फ्लक्चुएटिंग मींस यूनिडायरेक्शनल चेंजेस। मतलब लाइट तो लाइट, अंधेरा तो अंधेरा, बट इट इज गोइंग टू बी increase or decrease or change in magnitude only. Such kind of loadings are known as fluctuating loading. My dear last one is alternating. Alternating की बात करें तो maximum minimum के amplitude magnitude अलग हो सकते हैं, it is +5 it is -2. So this kind of loading is known as alternating loading. My dear यहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि जो force maximum है वो force minimum के magnitude के बराबर नहीं होता, बस इतनी सी बात है। सो ये माय डियर पहला क्लासिफिकेशन है लोड्स का। अब हम दूसरे क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। द सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ लोड्स माय डियर इज दैट इज विद रिस्पेक्ट टू वी आर गोइंग टू सी द क्रॉस सेक्शन एरिया। तो देखते हैं सेकंड क्लासिफिकेशन क्या है। सो गाइस लेट अस
discuss the second classification, that is with respect to डायरेक्शन। इन माइडियर ऑफ डायरेक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले मैंने आपसे कहा एक मेंबर को बना लेते हैं। मैंने मेंबर बना लिया, एक 2D व्यू आपके सामने रख रहा हूं और एक 3D व्यू। देयर इज वन 2D एंड वन 3D व्यू, ये रहा आपके सामने। सो माय डियर, जो 2D और 3D व्यू की मैं बात कर रहा हूं, ये जो चीज है ये A B C D, इस ABCD को माय डियर कहा जाता है क्रॉस सेक्शनल एरिया। और इस क्रॉस सेक्शनल एरिया का एक CG या सेंट्रोइड होता है, दिस इज CG और सेंट्रोइड। और इस CG और सेंट्रोइड से पास करने वाली जो एक्सिस है उसको सेंट्रोइडल एक्सिस बोलते हैं। इस CG या सेंट्रोइड से पास होने वाले एक्सिस को सेंट्रोइडल एक्सिस बोलते हैं। अब आप जानते हैं जो बॉडी अगर इसको इनफाइनाइट क्रॉस सेक्शंस में डिवाइड कर लूं तो हर क्रॉस सेक्शन का ऐसा एक CG होगा, और इस हर CG को अगर मैं ज्वाइन कर लूं माय डियर तो ये वाली एक्सिस मिलती है। तो सारे CGs को ज्वाइन करने पे जो एक्सिस मिलती है उसको लॉन्गिट्यूडल एक्सिस बोलते हैं। जब भी लॉन्गिट्यूडल एक्सिस जल्दी पूछते हैं तो लोग बोलते हैं इट इज अलोंग द लेंथ, दैट इज ओके, बट बहुत बच्चों वाली डेफिनेशन है, ऐसे याद नहीं करनी। जैसे मैं आपसे पूछूं डक्टिलिटी क्या होती है, तो आप लोग बोलते हैं सर डक्टिलिटी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से हम वायर बना सकते हैं। सो माय डियर, एप्लीकेशन और डेफिनेशन में फर्क समझिए। आप छठी क्लास से यही पढ़ते आ रहे हैं, डक्टिलिटी मतलब वायर बदलना। तो माय डियर ये एप्लीकेशन है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि गुस्सा क्या होता है, एंगर क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर एंगर में तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की जान भी ले सकता है। क्या ये डेफिनेशन है? नहीं माय डियर, दिस इज एप्लीकेशन। When we are talking about definition, definition तब है, मैंने आपसे कहा ये रोड थी, इसको वायर बनाना, तो कैसे बनेगी वायर? जब इसको हम खींचेंगे, और जब हम इसको खींचेंगे अगर ये उस खिंचाव उस टेंशन को सहन कर पाएगी तभी तो वायर बनेगी। अगर ये उस टेंशन को सहन ही नहीं कर पाए तो क्या कभी वायर बना पाओगे आप? नहीं। सो माय डियर, टेंशन झेलने की क्षमता डक्टिलिटी है और उसकी एप्लीकेशन है वायर में कन्वर्ट होना। तो इसी तरीके से माय डियर डेफिनेशन लॉन्गिट्यूडल एक्सिस की है, इट इज लाइन ज्वाइनिंग ऑल द सेंट्रोइड्स ऑफ द बॉडी। यस, दिस इज द डेफिनेशन। एंड माय डियर, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, आपको दिख ही रहा है कि क्रॉस सेक्शन जो है और लॉन्गिट्यूडल एक्सिस जो है एक दूसरे के परपेंडिकुलर। दिस इज क्रॉस सेक्शन, दिस इज लॉन्गिट्यूडल एक्सिस, एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एंड माय डियर, इफ दीस टू आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो जो चीज क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर होगी वो लॉन्गिट्यूडल एक्सिस के पैरेलल होगी, और जो लॉन्गिट्यूडल एक्सिस के परपेंडिकुलर होगी वो क्रॉस सेक्शन के पैरेलल होगी। तो माय डियर, विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन फोर्सेस को दो पार्ट्स में हम बांट रहे हैं। वन इज परपेंडिकुलर टू क्रॉस सेक्शन या पैरेलल टू लॉन्गिट्यूडल एक्सिस। एंड माय डियर, ऐसे फोर्सेस को हम कहा करते हैं नॉर्मल फोर्सेस। दे आर नोन एज नॉर्मल फोर्सेस। एंड सिमिलरली माय डियर, कुछ ऐसे फोर्सेस भी होते हैं जो परपेंडिकुलर टू लॉन्गिट्यूडल एक्सिस और पैरेलल टू क्रॉस सेक्शन होते हैं। ऐसे फोर्सेस को माय डियर कहा जाता है शियर फोर्सेस। अब ये शियर फोर्सेस और नॉर्मल फोर्सेस की जब हम बात करें, शियर जनरली दो तरह के होते हैं, एक ट्रांसवर्स शियर और एक टॉर्शनल शियर। टॉर्शनल वो जो कि कपल की वजह से आए, ट्रांसवर्स वो जो फोर्सेस की वजह से। हम नॉर्मल बात कर रहे हैं फोर्सेस की, तो अभी हम टॉर्शन को कुछ देर के लिए छोड़ देंगे, जब कपल पढ़ेंगे तब टॉर्शन की डिस्कशन होगी। अभी नॉर्मल की बात करते हैं माय डियर। अगर हम नॉर्मल की बात कर रहे हैं तो ऐसे जितने भी फोर्स है जो क्रॉस सेक्शन के परपेंडिकुलर है, चाहे वो ये हो P1, चाहे वो ये हो P2, चाहे वो ये हो P3, चाहे वो ये हो P4, ये सब माय डियर नॉर्मल फोर्स ही कहलाएंगे। दे ऑल आर नॉर्मल फोर्सेस। एंड माय डियर, सारे नॉर्मल फोर्सेस में से ऐसा नॉर्मल फोर्स जो सेंट्रोइड से पास कर जाए, आप देख सकते हैं P1, P2, P3, P4 में से कौन सेंट्रोइड या CG से पास कर रहा है? माय डियर, ओनली P2। तो इन सारे फोर्सेस में से जो CG और सेंट्रोइड से पास करता है उसको कहा जाता है एक्सियल फोर्स। एंड माय डियर, जो CG और सेंट्रोइड से पास नहीं करते हैं उसको कहा जाता है इसेंट्रिक एक्सियल लोड। सो माय डियर, दिस इज एक्सियल लोड, दिस इज इसेंट्रिक एक्सियल लोड। तो यहां पर जो P2 है वो एक्सियल लोड है, एंड P1, P3, P4 आर इसेंट्रिक एक्सियल लोड्स। ओके माय डियर। फिर मिलेगा ट्रांसवर्स शियर लोड, तो इनको शॉर्ट फॉर्म में हम TSL बोलते हैं, ट्रांसवर्स शियर लोड। यहां पर भी ऐसा ही है माय डियर। जब हम TSL की बात करेंगे तो TSL मतलब क्रॉस सेक्शन के पैरेलल। अब क्रॉस सेक्शन के पैरेलल तो ये भी है V1, क्रॉस सेक्शन के पैरेलल तो ये भी है V2, क्रॉस सेक्शन के पैरेलल तो ये भी है V3 और ये भी है V4। बट माय डियर, जो सारे के सारे ट्रांसफर शियर, नो डाउट अबाउट दैट, बट इनमें से V1 एक ऐसा फोर्स है जो CG या सेंट्रोइड से पास कर रहा है। तो माय डियर, ऐसे शियर फोर्स जो CG और सेंट्रोइड से पास करें उनको बोला जाता है डायरेक्ट TSL। एंड ऐसे शियर फोर्सेस जो सेंट्रोइड या CG से पास नहीं करते उनको बोला जाता है माय डियर इसेंट्रिक TSL। तो इट इज डायरेक्ट TSL,
and eccentric TSL. This is, my dear, the second classification of forces, loads. Now let us see the third one, that is with respect to area, that is going to be covered in general in SFD BMD, पर मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ क्योंकि इंट्रोडक्शन चल रहा है, और देखते हैं what is the third classification of loads. Let us see now. तो my dear चलिए देखते हैं third classification of loads, that is with respect to area of loading. एरिया ऑफ लोडिंग के हिसाब से माय डियर लोड्स होते हैं दो तरह के. सबसे पहले कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड्स, देन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड लोड्स. When we are talking about concentrated point loads, they are of two types. One is concentrated point force, second is concentrated point moment. डिस्ट्रीब्यूटेड लोड्स की अगर हम बात करें माय डियर, जैसे आपने नाम सुने हुए होंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, देन यूनिफॉर्मली वेरिएबल लोड, देन वेरिएबल लोडिंग. यस, इसके अलावा आप लिख सकते हैं यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट्स, फिर यूनिफॉर्मली वेरिएबल मोमेंट्स, फिर साइनोसॉइडल एंड एट द सेम टाइम वेरिएबल लोडिंग. अब माय डियर ये सारे एसएफडीज बीएमडीज में हम देखते हैं, तो मैं बीम के जरिए आपको बता रहा हूँ. जैसे मैंने एक कैंटिलीवर बीम ले ली, इस कैंटिलीवर बीम में इस तरह के लोड को हम बोलते हैं पॉइंट लोड, कंसंट्रेटेड पॉइंट फोर्स. इस तरह के जो मोमेंट्स होते हैं, दिस इज W किलोन्यूटन, दिस इज M किलोन्यूटन मीटर, इसको बोला जाता है कंसंट्रेटेड पॉइंट मोमेंट. दिस इज कंसंट्रेटेड एट वन पॉइंट. देन माय डियर वी आर टॉकिंग अबाउट दिस टाइप ऑफ लोडिंग, दिस इज नोन एज W किलोन्यूटन पर मीटर. This is uniformly distributed force या load, this is UDL. इसी तरीके से माय डियर एक और कैंटिलीवर लेकर के अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मोमेंट की बात करें तो इस तरीके से लगाते हैं. मतलब एक मोमेंट जो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जैसे मोमेंट की यूनिट होती है किलोन्यूटन मीटर, तो माय डियर स्मॉल m किलोन्यूटन मीटर पर मीटर. पर यहाँ मीटर से मीटर काटना नहीं है, नहीं तो लोड की यूनिट, फोर्स की यूनिट आ जाएगी. तो ये मोमेंट है, ये दिखाने के लिए मीटर से मीटर काटना नहीं है. इट इज ओके, ये बस ये दिखाने के लिए कि मोमेंट डिस्ट्रीब्यूटेड. अभी ऐसे मोमेंट कैसे लगते हैं वो एसएफडी बीएमडी में मैं आपको बताऊंगा. सो हाउ दिस काइंड ऑफ मोमेंट डेवलप वी आर गोइंग टू सी इन एसएफडीज बीएमडीज. इसके अलावा हमारी यूवीएल, यूनिफॉर्मली वेरिएबल लोड, वो इस तरीके से लगता है. दिस काइंड ऑफ लोड इज यूनिफॉर्मली वेरिएबल लोड. अब ये शुरू जीरो से होता है और W किलोन्यूटन मीटर तक जा रहा है, वेरिएशन है ये. यूनिफॉर्म वेरिएशन है, मतलब वेरिएशन लीनियर है, इस तरीके से. इसी तरीके से माय डियर अगर हम बात करते हैं कुछ और तरह की लोडिंग्स की, जैसे साइनोसॉइडल लोडिंग. साइनोसॉइडल लोडिंग्स आर लाइक दिस. जैसे मैंने आपसे कहा सिंपली सपोर्टेड बीम का बेस्ट कॉम्बिनेशन है वन रोलर और एक हिंज. क्यों होता है बेस्ट, ये भी देखेंगे एसएफडीज बीएमडीज में. तो इस तरह की लोडिंग अगर आपको दी हुई है, और जब इस तरह की लोडिंग्स माय डियर दी हुई रहती है तो इसको हम ऐसे एग्जामिनर जनरली लिखता है W sin पाई x बाय l. अब ये पाई x बाय l का राज समझना, तो माय डियर x को l पुट करोगे तो इट विल बी sin पाई, तो पूरी लेंथ में sin पाई जितना आएगा. को अगर ये हो जाए W sin 3 पाई x बाय l, तो अब x को l रखोगे तो इट विल बिकम sin 3 पाई. फिर l लेंथ में आपको sin 3 पाई जितना कवर करना पड़ेगा. यू नीड टू कवर इट फॉर 3 पाई लाइक दिस. ये नीचे, ये ऊपर, ये नीचे, इस तरीके से. अब माय डियर यूवीएम, यूनिफॉर्मली वेरिएबल मोमेंट. इस बार यूनिफॉर्मली वेरी करता हुआ मोमेंट है. शुरुआत जीरो से होगी, फिर बढ़ते 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 m तक पहुंच गया. इट इज सिमिलर टू यूनिफॉर्मली वेरिएबल लोडिंग. द लास्ट वन इज वेरिएबल. माय डियर अगर इन सब वेरिएशंस के अलावा कोई वेरिएशन आ जाता है लाइक पैराबोलिक, एक्सपोनेंशियल, तो इस तरह के वेरिएशंस अगर आते हैं तो सच टाइप ऑफ लोडिंग्स आर नोन एज वेरिएबल लोडिंग. सो माय डियर ये आज हमने क्लासिफिकेशंस ऑफ लोड देखे हैं तीनों टाइप के. धीरे धीरे करके हम चीजों को कवर करना शुरू करेंगे. अब इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कपल क्या होता है, बेंडिंग और ट्विस्टिंग कपल्स में क्या डिफरेंसेस होते हैं, उनके नोटेशंस कैसे होते हैं, एंड माय डियर एट द सेम टाइम वी आर गोइंग टू सी की इफेक्ट्स ऑफ वेरियस लोड्स या फिर इक्विवेलेंट इफेक्ट्स ऑफ वेरियस लोड्स क्या होते हैं. और हम लोड वाले चैप्टर को कंप्लीट करेंगे 3 क्वेश्चंस के साथ, 3 से 4 क्वेश्चंस के साथ. एंड माय डियर आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट टॉपिक. एंड माय डियर प्लीज इसको साथ साथ रिवाइज करें और पढ़ते रहें. और आई विल बी प्रोवाइडिंग क्लास नोट्स आल्सो इन बिटवीन द चैप्टर, सो प्लीज रेफर दिस. इसके अलावा कुछ प्रैक्टिस सेट्स और प्रीवियस क्वेश्चंस भी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करता रहूंगा बाद में. दिस इज जस्ट स्टार्टिंग, तो थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना स्टार्ट करते हैं
और जो आपका ऑनगोइंग सब्जेक्ट है दैट इज आल्सो गोइंग टू बी कंटिन्यू, डोंट वरी अबाउट दैट. सो आई फील यू आर ओके विद दैट, समझ में आ रही होंगी चीजें. इन केस ऑफ डाउट यू कैन प्लीज आस्क मी. नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप उस पर व्हाट्सएप करके कोई भी डाउट पूछ सकते हैं. आई फील इट इज ओके फॉर यू. चलिए मिलते हैं.